बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। साथ साथ आपको जुम्मा मुबारक कहेंगे जी। गुड मॉर्निंग पब्लिक के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूँ अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, आपकी सुबह अच्छी हुई होगी और सुबह अच्छी होने के लिए अच्छी चाय होना ज़रूरी है एज़ यूजुअल। आज ये मेरा दूसरा कप है। आज ना सुबह सुबह नॉर्मली मेरी रूटीन होती है कि मैंने कॉफ़ी पीनी है, लेकिन कॉफ़ी आज मुझे सुबह मिली नहीं, तो मैंने सुबह आते ही अपने मेकअप में तैयार होते होते ही फ़ोन किया कि प्लीज़ अगर आप चाहते हैं कि मैं खुली आंखों के साथ और दिमाग हाजिर दिमाग के साथ शो करूं तो प्लीज़ मुझे चाय दे दें। और वकार भाई दी बेस्ट चाय लेकर आ गए और अब ये दूसरा कप है, मुझे बहुत मज़ा आता है। अच्छा जी, चाय से याद आया कि आज तो फ्राइडे, आज वीकेंड भी है और वीकेंड पे बहुत सारे काम मैंने सोचे हैं। आप लोगों ने भी डेफिनेटली बहुत सारे काम सोचे होंगे कि आपने वीकेंड पे क्या क्या करना है। ख़वातीन ने अपने लिए कोई काम निकाला होगा, मर्द हज़रात को पता होगा उन्होंने क्या क्या करना है। लेकिन उसके साथ साथ पॉलिटिकल ख़बरों से आगाह रखना हमारा काम है जी। हम आपको फ्राइडे को इतना अप टू डेटेड रखते हैं कि आपका अगर आप वीकेंड पे ऑफ भी रहे तो हम मंडे को अपडेट दे देते हैं। लेकिन जी अभी जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, कल की सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी और सबसे जो कह लें इम्पॉर्टेंट स्टोरी PIA की निचकारी का मामला था जी। बड़ी अरसे से हाइप बनी हुई थी और इस पे कहा जा रहा था जी हम वर्किंग कर रहे हैं, लेकिन जो PIA की निचकारी का मामला है वो नाकाम हो चुका है। PIA निचकारी 85 अरब रुपए की बोली थी हुकूमत जो सरकारी, लेकिन 10 अरब रुपए की उसकी बोली लगी और वो एक निजी जो केले कंपनी उसने लगाई, एक प्रॉपर्टी वाले मामला थे। और बड़े ही मज़ाक़ा ख़ेज़ किस्म की ये कल जो निचकारी के हवाले से तकरीब भी हुई, जिसमें पूरे चैनल्स पे लाइव कट किया गया था और पता नहीं क्या क्या सूरत है। रात को मैं एक चैनल के ऊपर कुछ जो रिपोर्टर्स हैं, नुमाइंदे हैं, और एक इंटरव्यू सुन रही थी। उन्होंने कहा जी कि इतनी कोई अजीबो गरीब सूरत हाल थी उस तकरीब में, जिसमें PIA के हम पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की बात कर रहे हैं, उसकी निचकारी और उसके लिए जो बोली लगाई गई वो 10 अरब रुपए की लगाई गई। 30 मिनट दिए गए थे जी उनको कि अगर आप इसके अंदर जो सरकारी जो 85 अरब रुपए मांगे गए हैं अगर आप उसमें ख़रीदना चाहें तो ख़रीदते। उन्होंने कहा जी 30 मिनट बाद उनका हम तो नहीं ख़रीद सकते, हम इसकी बोली नहीं बढ़ाएंगे। और वो ना निचकारी, और सिर्फ एक ही उसमें कैंडिडेट था निचकारी का। ये भी एक बड़ा सवाल है निशान है। इस पर मैं इन डिटेल आगे जाके बात करूंगी, लेकिन अभी जी अमरीकी जो 62 नुमाइंदगान के ख़त के जवाब में पाकिस्तान के 160 अरकान पार्लियामेंट ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को ख़त लिख दिया है, जिसमें बानी PTI से मुतल्लिक जो अमरीकी नुमाइंदगान की ख़त को अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार दिया गया है। अमरीकी कांग्रेस अरकान ने जी अपने ख़त में बानी PTI समेत सियासी जो कैदी हैं उनकी रिहाई का मुतालबा किया था। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि जी क्या मुल्क के अंदरूनी सियासी इख्तलाफात को आलमी सतह पर उछालना मुनासिब हिकमत अमली है, और क्या PTI हुकूमत को मुल्की और आलमी सतह पर टफ टाइम देने में कामयाब हो रही है। दूसरी जानिब जी जो डील की खबरें आ रही थी उसके दरमियान वज़ीर आला KPK अली मीन गंडापुर साहब ने एक बार फिर हुकूमत को ललकारा है। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में जो तलबा यूनियन है उसको बहाल करने का ऐलान करते हुए ये 2 टोक अल्फाज में कहा कि फैसला कुन जंग का वक्त करीब है, हमें जंग के लिए मजबूर ना किया जाए। नौजवान फैसला कुन जंग के लिए निकले, अगर हम वापस नहीं आए तो हमारे जनाजे पढ़ लें, हमने अपने फैसले खुद करने हैं। इसके लिए जो हकीकी आज़ादी है वो बड़ी ज़रूरी है। खून का रंग लाल है और इनकलाब की निशानी है। अली अमीन गंडापुर साहब ने जो कल बयानात दिए हैं, दूसरी जानिब उन्होंने मफाहमत के हवाले से भी कोई बात की और वो भी एक इंटरेस्टिंग थी। क्या इस सारे बयानात से वो वफाक पर चढ़ाई का इरादा कर चुके हैं या सिर्फ बयानबाजी की हद तक ये चीज़ महदूद है? इस पर भी हम कमेंट लेंगे। और बुशरा बीबी की रिहाई और मफाहमत की खबरों के बाद हुकूमत की जो बेचैनी कह लें कुछ है जो नज़र आ रहा है, और हुकूमती मौक़िफ़ में तज़ाद और इबहम भी दिखाई दे रहा है। ख्वाजा आसिफ साहब को डील का शक है, जबकि राना सनाउल्लाह साहब भी कल वाज़े तौर पर हमारे प्रोग्राम के अंदर भी ये कह चुके हैं, इसकी तरदीद कर चुके हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। हुकूमती मौक़िफ़ में तज़ाद और इबहम क्यों है, इस पर बात करेंगे। और क्या बुशरा बीबी की पेशावर से लाहौर आमद के बाद ज़मान बार फिर से सियासत का गढ़ बनने जा रहा है या नहीं? शनीला अमार साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच शनील साहिबा, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? ठीक है
मैं ठीक ठाक हूँ अर्मिला, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा इंट्रो माजरत के साथ थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि मैंने पीआईए की निचकारी का जो मामला है ये मैंने अपने पास से ऐड कर लिया क्योंकि रात को मैं कुछ देख रही थी। आई होप कि आपकी नज़रों से भी गुजरा होगा। मैं सबसे पहले तो उस निचकारी के हवाले से एक कमेंट आपसे लेना चाहूँगी कि 10 अरब की बोली लगी, 85 अरब मांगे गए थे, एक कैंडिडेट था, एक बोली लगाने वाली कंपनी थी, क्यों? बात ये है कि अर्मिला, ये जो कंपनी है ना बहुत ज्यादा नुकसान में जा रही है। अगर आप इसकी नेट वर्थ देखें ना तो -2.25 अरब डॉलर है। तो जिसकी नेट वर्थ जो होगी वो माइनस में जा रही होगी, जहां पे एम्प्लॉयज जो होंगे 15,000 के करीब होंगे और हुकूमत का उनके साथ शर्त भी ये रखी जाएगी कि आपने किसी एम्प्लॉय को नहीं निकालना। तो वहां पे कौन सी कंपनी आएगी जो आके इन्वेस्ट करेगी? आपको याद होगा कि मिफ्ता इस्माइल ने एक दफा कहा था कि जो पाकिस्तान स्टील मिल है ना, अगर कोई इसको 1 रुपए में भी खरीदता है तो हमें इसको बेच देना चाहिए। तो बात यह कि जब आप कोई कंपनी बेचते हैं तो अहमियत उसके असासों की होती है, उसकी नेट वर्थ की होती है। जिस कंपनी की नेट वर्थ ही माइनस में जा रही होगी, जिसके इतनी ज्यादा आपने जाके पहले कर्जे उतारने होंगे, जितने नुकसान में जा रही होगी, उसके लिए अगर कोई आ भी रहा है तो मेरा अपना ख्याल है कि हुकूमत को इस सफेद हाथी को अपने गले से उतार देना चाहिए था। रात को जो भी बोली दे रहा था उस बोली को एक्सेप्ट करके इसको साइड पे करके इसको फारिग कर देना चाहिए था, क्योंकि ये आगे जैसे जैसे जाएगी ये हुकूमत के लिए ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। आपको कर्जे लेने पड़ेंगे, आपको कर्जे लेके इसको चलाने पड़ेंगे, लोगों की तनख्वाहें हैं, लोगों की पेंशन है, और जो आपके हालात हैं कि आपने अखराजात को कम करना है, IMF से कर्जे लिए हुए हैं, IMF की शराइत में ये शामिल है कि इसकी निजकारी करनी है, तो मेरा ख्याल में जो कंपनी आई थी उसको दे देना चाहिए था। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा शनीला अमार साहबा, अब मामला ये जो अरकान का है, जो अमरीकी नुमाइंदगान थे जिनके ख़त पर अब पाकिस्तानी जो अरकान पार्लियामेंट है उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को ख़त लिखा है। पहले तो इस सारे सिनेरियो के अंदर ये कहा जा रहा है कि जी मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की जा रही है, आपको भी ऐसा ही लगता है? देखिए, बात यह है कि जिस पार्टी के लिए लिखा जा रहा है पहले तो हमें उनसे पूछना चाहिए कि क्या उनको अब ये मुदाखलत लग रही है कि नहीं लग रही है। एक आया था ना साइफर, जिसके बारे में ये कहा जा रहा था, इमरान कहते थे कि वो अमेरिका ने लिखा जनरल बाजवा को मेरी हुकूमत हटाने के लिए, तो वो उस वक्त उनको मुदाखलत लग रही थी कि उनकी हुकूमत हटाएगी। अब अरकान पार्लियामेंट लिख रहे हैं कि जी उनको रिहा किया जाए, तो वो उसको मुदाखलत नहीं समझ रहे। तो पहले तो हमें समझ लेना चाहिए कि मुदाखलत होती क्या है। असल में तो मुदाखलत अब है कि आपको वो तो एक साइफर था जो किसी के सामने आया भी नहीं, एक बयानिया बनाया गया था, गढ़ लिया गया था कि जी वो डोनाल्ड लू ने जनरल बाजवा को भेजा है खत, उसको कहा गया कि इमरान चूंकि रशिया गए हैं, इमरान की फॉरेन पॉलिसी चेंज हो रही, तो इमरान को आप हटा दे, तो तहरीक-ए-आज़म एतमाद आगे मुझे हटा दिया गया। लेकिन अब तो ओपनली एक वाकई खत लिखा गया है जो उनके अरकान पार्लियामेंट लिख रहे हैं उनकी हुकूमत को कि आप पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत करें। तो ये हो नहीं सकता कि कोई किसी मुल्क किसी दूसरे मुल्क के मामलात में मुदाखलत करे। क्या हम वहां पे उनको ये कहते हैं कभी कि आपके मुल्क के अंदर जो इलेक्शन हुए जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने आज तक नहीं माना, आप उन इलेक्शन को ऑडिट करवाएं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि उसमें धांधली हुई है? या उनके मुल्क के अंदर आफिया सिद्दीकी को गिरफ्तार किया गया है, क्या हम आफिया सिद्दीकी को भी वहां से रिहा करवा पाए हैं? क्या हम उनके इस मामले में मुदाखलत कर सके? नहीं। तो इसका यह है कि हर मुल्क की अपनी एक सोवरेनिटी होती है और उस मुल्क की उसको अहमियत उसकी कदर करनी चाहिए और दूसरे मुल्क को इसका एहतराम करना चाहिए। तो अमेरिका को पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, लेकिन चूंकि वहां पे अब इलेक्शन का टाइम है, वहां के जो सेनेटर्स हैं उन्होंने वोट लेने हैं, एक बहुत बड़ी तादाद वहां पे पाकिस्तानियों की रहती है, तो उनकी सिंपैथीज के लिए भी बहुत से सेनेटर्स ये काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो पाकिस्तान के अंदर भी एक कैंपेन चल रही है और एक बयानिया बनाया जा रहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत जाता है, अगर वो आ जाएगा तो आते सबसे पहले यही कहेगा कि इमरान साहब को रिहा कर दिया जाए। तो शायद ये उस सियासी कैंपेन की वजह से ये सारे मामलात हो रहे हैं, लेकिन जब वहां पे कोई हुकूमत आ जाएगी तो मुझे लगता है कि मामलात जो है वो सेटल्ड हो जाएंगे। कोई भी हुकूमत जो होगी वो कभी भी किसी दूसरे मुल्क के मामलात में मुदाखलत नहीं करती है कि वो आए और आके उसको कहे कि जी आपके मुल्क में कानूनी और आईनी मामलात इस तरह चलने चाहिए। हाँ, अगर आमरीत होगी तो फिर कोई ना कोई मुल्क होता है वो पाबंदियां लगाता है, लेकिन जब एक मुल्क में जमहूरियत होगी, एक मुल्क की हुकूमत होगी, तो किसी मुल्क को किसी दूसरे मुल्क के सियासी कैदियों के साथ कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। अच्छा शरीरा साहब, ये बात आपकी ठीक है कि इतना मामले नहीं करता, लेकिन हमने पास में देखा है कि अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान के जो सियासी मामलात हैं
हाँ, उसमें जो कह ले सजेशन तो नहीं, कुछ ना कुछ इंटरफेरेंस या इनपुट दी जाती है हमेशा से, ये कोई पहली बार नहीं है। और अब ये जो खाते से पहले भी हमने देखा था कि कांग्रेस के अंदर एक रेजोल्यूशन पास की गई थी। व्हाट डू यू थिंक कि ये जो इस तरह की चीज़ें हैं, ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हुकूमत के ऊपर एक प्रेशर बिल्ड करने में कामयाब हो रही हैं, जिसकी वजह से जवाबन ये जो 160 अरकान पार्लियामेंट है, इन्होंने प्राइम मिनिस्टर को खत लिखा है? देखिए, प्रेशर तो होता है और अमेरिका की साइड से प्रेशर इसलिए भी हमें ज्यादा होता है कि जब हमने आईएमएफ के पास जाना होता है या हमें दूसरे माली मामला पेश आ रहे होते हैं तो उसमें अमेरिका की मदद चाहिए होती है। हम जरूर ये कह रहे होते हैं कि जी हम चाइना की तरफ जा रहे हैं, हम रशिया के ब्लॉक में जा रहे हैं, लेकिन फिर भी अमेरिका की हमें से इनकार नहीं किया जाता। और अमेरिका की पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत तो रहती है। अगर माजी में देखा जाए तो बिल क्लिंटन ने अपनी किताब में खुद लिखा था कि मैंने ही सऊदी अरब को कहा था कि आप जनरल मुशर्रफ के साथ बात करें और नवाज शरीफ के लिए डील करवा के उनको मुल्क से बाहर भेजे, जब वो फिर एग्जाइल में भी चले गए तो सऊदी अरब के अंदर। तो ऐसे मामला तो चलते हैं, हुकूमत के अंदर प्रेशर बनता भी है, लेकिन वो प्रेशर हुकूमत किस हद तक मानती है वो उस हुकूमत के ऊपर डिपेंड करता है। उस वक्त जनरल मुशर्रफ जो थे वो चूंकि आमरीत थी उनकी और वो तहरीक भी बाकायदा चल रही थी और उस तहरीक का भी उनके ऊपर प्रेशर आ रहा था, तो इस वजह से उन्होंने ये बात जो थी वो मान ली थी। अब अगर इस हुकूमत के ऊपर चूंकि वहां पे इलेक्शन होने वाले हैं, इलेक्शन के बाद एक जो हुकूमत आएगी वो एक स्टेबल हुकूमत होगी, उसकी पॉलिसीज क्या होगी, अगर वो हुकूमत आती है वो आके एक स्ट्रॉन्ग बयानिया ले लेती है इमरान खान के ऊपर कि इनको रिहा किया जाए, तो फिर हुकूमत के ऊपर ज्यादा प्रेशर होगा और उसको अपनी हिकमत अमली उस वक्त बनानी होगी। लेकिन ये होगा कि वो एक प्रेशर ही होगा, ये नहीं हो सकता कि वो कोई पाबंदियां लगा देंगे जैसे कि हमने देखा ईरान पे लगा देते या रशिया पे लगा देते, वो चीज नहीं होगी। लेकिन वो प्रेशर किस हद तक होगा ये हमें देखना होगा 5 नवंबर के इलेक्शन के बाद, जब जनवरी में एक हुकूमत आ जाएगी उस वक्त तक। अभी तक जो चीजें भी हैं वो क्यास आराइयां हैं। पार्लियामेंटेरियन ने अगर खत लिखा है या कांग्रेस में रेजोल्यूशन आई है, उनकी हुकूमत ने अभी तक उसको सीरियस नहीं लिया, क्योंकि हुकूमती लेवल पे अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। तो सही प्रेशर तब आएगा जब हुकूमती लेवल पे कुछ होगा, जब वहां के जो प्रेसिडेंट हैं वो डायरेक्टली पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को कुछ कहेंगे, फिर प्रेशर को देखना होगा कि हुकूमत किस हद तक सस्टेन करती है। ठीक हो गया। इन द एंड शनीरा साहिबा, मेरा सवाल अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से, कल उन्होंने कहा कि जी अब जंग, जो हतमी जंग है उसका वक्त आ गया है। जो हतमी जंग की वो बार बार बात करते हैं और उसके बाद फिर वो गायब हो जाते हैं, ये क्या हो रहा है? देखिए, लास्ट टाइम भी जिस वक्त डी चौक पे पहुंचने की बात हो रही थी, मैंने और आपने प्रोग्राम किया ही था उस दिन भी। गंडापुर साहब की धमकियां ज्यादा होती है और उसकी वजह देखे दो हैं। एक तो बुशरा बीबी जो हैं वो जब बाहर आई हैं तो एक बयानिया बना के वो डील करके आई हैं, और वो डील ये है कि उन्होंने आके अपने लोगों को रोकना है। ये जो तहरीक चलती है, हर वक्त जलसे जुलूस होते हैं, तो बुशरा बीबी को कहा गया कि जी आप हालात को नॉर्मल करें, क्योंकि इस वक्त हमें मुल्क को माशी तौर पर इस्तेहकाम लेके आना है। फिर पिछले दिन ऐसी हुआ तो उस वक्त भी कहा गया कि इसको हमने नाकाम बनाना है। कभी 26वीं तरमीम आ रही होती है तो उसके ऊपर कह रहे हैं कि होते हैं कि हमने एहतजाज करना है, तो उनको लेके इसलिए बाहर आए। तो एक तो उस तासुर को जायल करने की कोशिश की जा रही है ये बयानिया बना के कि हम बाहर निकलेंगे, अब हम खत्मी फैसला करके निकलेंगे, ताकि जो लोगों के जहन में ये बात बन रही है कि हम डील हो गई है, वो चीज ना हो कि नहीं। पीटीआई तो अभी तक उसी तरह ही है, उसकी पार्टी का बयानिया नहीं बदला है। दूसरा, अली अमीन गंडापुर के ऊपर ज्यादा प्रेशर है क्योंकि वो एक सूबे के वजीर आला हैं और इनकी हमेशा इनको सपोर्ट जो है वो केपीके से मिलती है। तो इस वजह से वो जो इनके वर्कर हैं, सपोर्टर हैं, वो अली अमीन गंडापुर की तरफ देखते हैं। दूसरा, वो उनसे नाराज भी हैं। जो डी चौक वाला एपिसोड हुआ कि वो आए और वो केपीके हाउस में गए और उसके बाद 2 दिन वो गायब रहे, और जो स्टोरी उन्होंने बनाई वो बड़ी मजाहिका हेज थी, उनके ऊपर कोई भी यकीन करने वाला नहीं था। तो इस वजह से वो एक प्रेशर को जो उनके ऊपर पड़ता है उसको जायल करने के लिए, कुछ उनके सूबे के अंदर हालात भी खराब हैं, दहशतगर्दी की कार्रवाइयां हो रही हैं। पिछले दिनों इस्लामिया कॉलेज के स्टूडेंट्स के ऊपर बहुत तशद्दुद हुआ, फिर जो उनके टीचर्स हैं वो रोड पे निकले हुए हैं, तनख्वाहों का मसला हो रहा है। तो वो सारी जो सिचुएशन उनके लिए बनी हुई है ना, उसका असर जायल करने के लिए वो ऐसे बयान देते रहते हैं। लेकिन जब वो कफन बांध के निकलेंगे तो फिर देखा जाएगा, क्योंकि ऐसे कफन हमने 2014 में भी देखा था कि कफन बांध के निकल आए हैं, कब्रें खोद दी गई हैं डी चौक पे, अब हम यहाँ से नहीं जाएंगे, और फिर सबने वो देखा था। फिर डी चौक का भी हमने देख लिया कि डी चौक पे आ गए हैं, हम निकलेंगे नहीं, हम हटेंगे नहीं, हम हान को रिहा करके यहाँ से वापस जाएंगे, और फिर सबने देखा कि वहां पे क्या तमाशा हुआ। तो मेरे ख्याल में अली अमीन गंडापुर की
जो धमकियां हैं जब वो मटेरियलाइज हो जाएगी तो फिर देखेंगे कि वो किस हद तक कफन बांध के निकल रहे हैं। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच शनीला अमार साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार शनीला अमार हमारे साथ मौजूद थी जी, मौजूदा सियासी सूरत हाल के ऊपर अपना तज्ज़िया दे रही थी। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं। गुज़िश्ता रोज़ जी माली साल 2024 के इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख थी और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR ने जी मज़ीद तौसी ना करने का फैसला भी किया था। हालिया बरसों में जी टैक्स फाइलर्स की बात की जाए तो तादाद में इजाफा तो हुआ है या बेहतरी तो आई है, लेकिन इससे जाहिर होता है कि जो हुकूमत इकदाम ले रही है इस हवाले से, और इसके साथ साथ जी जो ताजिर दोस्त स्कीम की बदौलत टैक्स की जो वसूली है उसमें बेहतरी के असरात आए हैं। इस स्कीम का मकसद ये है कि जो 31 लाख ताजिर हैं इनको टैक्स नेट में लाया जाए ताकि कौमी ख़जाने को जो नुकसान होता है उससे भी बचा जा सके। अब लेकिन अभी भी मौजूदा सूरत हाल के अंदर बहुत सारे ताजिर ऐसे हैं जो कि ना तो फाइलर बने हैं ना ही टैक्स फाइल किया है, और आज से FBR इस हवाले से सख्त इकदाम लेने का इरादा रखता है, जिसमें शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करना हो, बैनुल-अक़वामी सफ़र पर पाबंदी हो। और अब ये कैसे मामला हल होगा, जो ताजिर बरादरी है और ये सारे लोग इस चीज़ को कैसे कैटर करेंगे, और जिन्होंने टैक्स फाइल नहीं किया उनके लिए क्या सख्तियाँ मज़ीद हो सकती हैं। फिर टैक्स गुशवारे जमा कराने के हवाले से भी हमारे पास दोनों बड़े पर्टिनेंट गेस्ट मौजूद हैं। हमारे साथ जी स्टूडियोज़ में मौजूद है ज़रगाम वड़ाइच साहब जो कि माहिर टैक्स अमूर है, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर आपका। और इसके साथ साथ मोहम्मद नईम मीर साहब मौजूद हैं, चीफ कोऑर्डिनेटर हैं ताजिर दोस्त स्कीम के। इन दोनों को हम खुश आमदीद कहते हैं जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक्त का। नईम साहब आपकी इजाज़त से ज़रा मैं ज़रगाम साहब से बात का आगाज़ करती हूँ। जिस तरह से हम पहले भी डिस्कशन कर रहे थे कि पहले FBR ने सख्तियों के हवाले से इंदिया दिया था और अब जो टैक्स फाइल करने की आखिरी डेट भी गुजर गई है, मज़ीद तौसी नहीं की गई। पहले तो ओवरऑल एक पिक्चर हमारे सामने रखें। मैम इसमें जो रिसेंट अभी लेटेस्ट नंबर्स तो नहीं आए, कल कितनी फाइलिंग हुई है उसका भी पता लग जाएगा एक आधे दिन के अंदर, मगर लास्ट जो नंबर्स हमारे पास आए थे उसमें 2024 के 5 मिलियन टैक्स पेयर ने अपनी एनुअल रिटर्न जमा करवाई थी। अच्छा, अब उस 5 मिलियन के अंदर से 19 लाख ऐसे थे जिन्होंने नील रिटर्न फाइल करवाई थी। मतलब 31 लाख बंदे ऐसे हैं जिन्होंने कुछ टैक्सेबल इनकम शो की। और उस 31 लाख के अंदर से भी अगर आप सैलरीड क्लास को निकाल दें तो पीछे कारोबारी हजरात कोई 10 से 15 लाख के अंदर की फ़िगर होगी। अच्छा अमी साहब, ये जो ताजिर हजरात हैं इनका मसला ये नहीं है कि ये टैक्स देना नहीं चाहते, ये टैक्स देना चाहते हैं, इनको टैक्स देने में मसला भी नहीं है, सिर्फ इनका जो मसला है वो सिर्फ कॉन्फिडेंस का। ताजिर बरादरी को हमेशा से सिर्फ यही एक ख़तरा रहा है कि अगर हम टैक्स नेट में आ जाएंगे तो हमें अनड्यू हरास किया जाएगा FBR की तरफ से और अथॉरिटीज़ की तरफ से। तो अगर ताजिर बरादरी को सिर्फ इतना कॉन्फिडेंस दे दिया जाए, जिस तरह ताजिर दो स्कीम से कुछ कोशिश की गई थी जी कि सिंप्लीफाइड टैक्स रिटर्न हो, सिंप्लीफाइड रेट्स हों, मंथली बेसिस के ऊपर कलेक्शन हो जाए और साल के बाद ताजिर जो हैं वो अपनी ही मोबाइल ऐप से वो सिंपल सी एक रिटर्न है वो जमा करवा दें। ठीक है। लेकिन उसके बावजूद ताजरों ने उस स्कीम को एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि उसका बायकॉट किया कि वो कुछ मार्केट के रेट्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, वो जो उन्होंने एस्टिमेशन की है वो कुछ अनफेयर है। उसके ऊपर फिर वो कमेटियाँ भी बनी जी कि इनको रीवैल्यूएट करते हैं, इसको दोबारा से रेट्स को चेक करते हैं जी। लेकिन वो रेट्स अगर कम हो भी जाएं तो फिर भी असल जब तक आप अपनी बिज़नेस कम्युनिटी को, ताजिर बरादरी को, उसके अलावा जो बिज़नेस कम्युनिटी है, जब तक आप उसको ये कॉन्फिडेंस नहीं देंगे कि आपके साथ कोई अनड्यू हरासमेंट नहीं होगी, आपको अनड्यू हरास नहीं किया जाएगा, आपके साथ कोई ब्लैकमेलिंग वाली चीज़ें नहीं होंगी, और जो ऑफिशियल्स हैं चाहे वो जिधर के भी हैं, चाहे FBR के हैं, जो भी हैं, वो आपसे कुछ अनफेयर डिमांड नहीं करेंगे, वो तब तक बिज़नेस कम्युनिटी या ताजिर बरादरी को आप टैक्स नेट के अंदर नहीं लेके आ सकते। मतलब आपने उनका कॉन्फिडेंस जब तक
नहीं गेन करें। करना तब जी। तक आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। अच्छा, चूंकि हमारे साथ नईम साहब भी मौजूद हैं। सर, ये जो भी ज़गाम साहब बात कर रहे हैं, ये जाहिर है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक बहुत बड़ा जो एक सेक्टर है जिसको हमने टैक्स नेट के अंदर लाना है। आप चूंकि इन सब के रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं, मैं चाहूँगी कि आप इस हवाले से बताएं, क्या वाकई ये सिर्फ ट्रस्ट का एलिमेंट है या कोई और वजूहात भी हैं? देखिए, इशू ट्रस्ट का है भी और नहीं भी। असल मसला ये है कि ताजरों के जो अपने खाते हैं ना, वो भी सीधे नहीं। ये एक तरफ का मसला नहीं है, ये प्रॉब्लम दोनों इतराफ पे है। अब चूंकि ताजरों ने जो है वो एक बरस से अपने कुछ माइंडसेट को बनाया, जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल भी हुआ कि जी खाते दो बनाने हैं। एक वो खाते हैं जो टैक्स हुकाम को दिखाने हैं, और एक वो खाते हैं जो असल में जहाँ ट्रांजैक्शन हो रही है और जो उनका अपना असल हिसाब किताब है। अब मसला ये है कि इस सोच से ताजर बाहर नहीं निकल पा रहे। अगर इस सोच से बाहर निकलेंगे तो फिर ये जो कहा जाता है ना कि जी हरासा किया जा रहा है, ये हरासा कोई नहीं किया जा रहा होता। हरासा करना, अगर आप इसको कहते हैं कि FBI नोटिस दे रहा है और आपसे कुछ चीजों की जवाब तलबी कर रहा है, तो FBI का इदारा तो बना ही इसीलिए है। उसका तो फिर वजह वजूद ही खत्म हो जाती है कि अगर वो नोटिस भी नहीं दे सकता और आपसे आपके हिसाबात की जांच पड़ताल करने का हक भी उससे छीन लिया जाए, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो जी में आए, जितना आपका दिल करे आप टैक्स दे दें, जो आप रिटर्न में लिखें उसको मनवन मान लिया जाए और ये तसव्वुर कर लिया जाए कि हम सारे बड़े ईमानदार, दयानतदार और बहुत ही कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखने वाले लोग हैं और हम गलत काम नहीं करते। तो मेरा ख्याल है कि ये बात सुनकर आपको भी थोड़ी सी हंसी जरूर आ रही होगी कि हम ऐसे तो नहीं है सारे में नेचुरल कॉम। तो मसला ये है कि दोनों इतनाफ में प्रॉब्लम है। अब जो FDR के प्रॉब्लम्स हैं उनको जो दूर किया जाना है, वो तो उसका एक ही तरीका है कि FDR की डिजिटाइजेशन करी जाए। ठीक है। और ये जो डायरेक्ट बराह रास्त जो इंटरेक्शन है FDR हुकाम का और टैक्स गुजारों का, इसको मिनिमाइज किया जाए और ये तमाम चीजें इलेक्ट्रॉनिकली हो, नोटिस भी जाए, जवाब भी आए और डेटा का एनालिसिस हो और उसी डेटा के अंदर से जो दस्तयाब मालूमात है उन्हीं में से खुदकार तरीके से AI का इस्तेमाल करके सवाल जवाब हो और वहीं से जो टैक्स अवेड हुआ है और जो टैक्स चोरी हुआ है या जो टैक्स डॉजर्स हैं उनको पकड़ा जाए। तो मेरा ख्याल है कि इससे जो है वो सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। बट ताजरों को भी सोचना है कि अब मुल्क हमारा जो है वो इस वक्त जो है जिस सूरत हाल से दो चार है और जिस मुआशी गर्दाब में हम फंसे हुए हैं, मुआशी अबतरी के गर्दाब में, तो इस गर्दाब से निकलना है। हमें IMF के प्रोग्राम को आखिरी प्रोग्राम बनाना है, हमें जो है वो अपना टैक्स देना है कौमी फरीजा समझ के, क्योंकि हम लोग टैक्स देंगे ना। देखिए मसला क्या है, ये 5% लोग हैं हमारे मुल्क के जिनसे टैक्स वसूल किया जाना है, बाकी वो तो तमाम लोग हैं जिन पर टैक्स खर्च किया जाना है। तो अब ये सबसे तो वसूल नहीं किया जाना, ये तादाद मैटर नहीं करती, ये वो 5% लोग जो है ये मैटर करते हैं जो मुआशी सरगर्मियां जो है जिनके गिर्द घूमती हैं और जो मुआशी ये तो वैसे नहीं सब इटसेल्फ एक बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है ज़गाम साहब के। एक ऐसा तबका है, सैलरीड क्लास है या एक ऐसी चीज़ है जो हर चीज़ में टैक्स पे कर रहे हैं, और वो बड़ी उन्होंने अच्छी बात की कि और एक ऐसा बहुत बड़ा तबका है जिसके ऊपर वो खर्च होना है। ये आयरनी है इस मुल्क की कि हम लोग टैक्स दे रहे हैं और हमारे टैक्स का पैसा कैसे इस्तेमाल हो रहा है हम सब हमारी नज़रों के सामने है। अच्छा, इन्होंने जो बात की कि हमें डिजिटलाइजेशन की तरफ जाना है, मैं भी एज एक लेमैन अगर समझूँ कि अगर मैं कोई टैक्स दे रही हूँ या मैंने कहीं पर खर्च किए हैं या मैं फाइल कर रही हूँ, मेरा डाटा और मेरे इर्द गिर्द देने वाले तमाम लोगों का डाटा अवेलेबल होना चाहिए कि मेरा टैक्स का पैसा कैसे, कहाँ पे, किस तरह से यूटिलाइज हो रहा है। और उसके अलावा वैसे भी कि किसने कितना टैक्स पे किया, उसकी क्या एक्सेस होना, डिजिटली करना, ये सारे फैक्टर्स जो है बड़े इंपॉर्टेंस के हामिल हैं कि एक जो बंदा है अगर वो टैक्स फाइल करना चाहता है, डिक्लेयर कर रहा है, पे कर रहा है, तो उसके जो ट्रांसपेरेंसी का प्रोसेस है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मिस, इसमें जो डिजिटाइजेशन का जो प्रोसेस है ना वो इतना आसान या इतना जल्द होने वाला नहीं है। अभी FBR ने पिछले कुछ सालों में आयरिस आने के बाद से काफ़ी चीज़ों को बेहतर किया है और ये डेली बेसिस के ऊपर चीज़ें बेहतर हो रही हैं। अभी रिसेंटली FBR ने जो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं, जो FBR ने एक पोर्टल में अपना एक
कॉलम दिया हुआ है मालूमात का, उसके अंदर अब रियल टाइम में किसी भी बिज़नेस एंटिटी की, किसी भी इंडिविजुअल की और बिज़नेस एंटिटी की जो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं उसकी डेबिट और क्रेडिट जो हैं वो फेच हो रहे हैं। तो अब ये चीज़ें तो आहिस्ता आहिस्ता वो डिजिटल हो रही हैं, चीज़ें रियल टाइम के अंदर फैच भी हो रही हैं, लेकिन इन सब चीज़ों को जब तक आप आईटी के साथ ऐसा इम्प्लीमेंट नहीं करते कि चीज़ें, क्योंकि ये मैन पावर के साथ ये सारी चीज़ें हैंडल नहीं हो सकती। अभी एफबीआर ने पीछे फ़ैसला किया था कि ये 2024 के जो रिटर्न्स हैं इसका जो एक ऑडिट है वो एक एआई के थ्रू उनको चीज़ों को, इश्यूज़ को हाईलाइट करने के लिए एआई को वो यूज़ करेंगे, स्ट्रीमलाइन करने के लिए। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो स्टेप्स को लिया जाएगा तो चीज़ें बेहतर होंगी, क्योंकि ये मैन पावर के थ्रू आप इन सब चीज़ों को टैकल नहीं कर सकते। अब 50 लाख बंदे के रिटर्न जो है वो एफबीआर के मुलाजमीन जो हैं वो ख़ुद स्क्रूटनाइज नहीं कर सकते, ख़ुद उसका ऑडिट नहीं कर सकते। आपको आईटी की, आपको अपने पोर्टल की, आपको एआई की हेल्प लेनी पड़ेगी और चीज़ों को ऑटोमेट पे करना पड़ेगा कि जितनी, और फिर ये मैन पावर या जो किसी इंडिविजुअल की इन्फ्लुएंस है वो जितनी कम करेंगे उतना कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा और उतना ब्लैकमेलिंग कम होगी। अच्छा, अभी ये आप बात करें, अभी लास्ट टाइम हम जब ये टैक्स फाइल के हवाले से डेट आ रही थी तो हमारे पास एक और गेस्ट आए थे, उन्होंने कहा कि हमारा सिस्टम इतने ज़्यादा रजिस्ट्रेशन के लिए भी तैयार नहीं था कि हमारी वेबसाइट डाउन हो गई थी एफबीआर की। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि हमारी वेबसाइट्स लोड बर्दाश्त नहीं कर पा रही, हमारे सिस्टम्स इतने पता नहीं बोसीदा है या अप टू डेटेड नहीं है, क्या मामला है। नईम साहब, अब इन द एंड में आपसे मेरा आखिरी सवाल यही है कि जो भी हम बात कर रहे हैं ताजरों को टैक्स नेट में लाने के हवाले से, चूँकि ताजर 2 स्कीम भी है एक, और इस स्कीम के कोऑर्डिनेटर भी हैं आप, तो आप क्या समझते हैं जी ये ताजर 2 स्कीम से भी कुछ ताजरों का कॉन्फिडेंस बहाल होगा? देखिए, बात ये है कि हमने ना टैक्स कलेक्शन को बना लिया है एक जिरगा होगा, जिरगे में हम बैठेंगे और वहां पर बैठकर एक पंचायत लगेगी, यानी अगर पंचायत जो फैसला करेगी तो उस पर अमल हो जाएगा। ये टैक्स कलेक्शन के मैटर्स जो होते हैं और टैक्सों का लागू किया जाना ऐसा नहीं होता। ये रियासत की जरूरत होती है और रियासत को जब जरूरत होती है तो वो अपने अमीर लोगों पर, आमदन कमाने वालों पर टैक्स लगाती है। अब टैक्स का जो मसला है वो सिर्फ एक ही है कि ये मुनसिफाना होना चाहिए और ये इतना टैक्स नहीं होना चाहिए कि जो किसी की आमदन से भी ज्यादा किसी पे लग जाए, और टैक्स जो है इसमें कुछ इम्तियाज ना बरता जाए, यानी किसी को छोड़ा ना जाए। अब ये असल मसला है जो तकलीफ का बायस बनता है किसी ताजर के लिए, कि जब एक ताजर जो है वो टैक्स देना भी चाहता है, लेकिन जब वो मार्केट में जाता है, बिजनेस करता है और जब उसे कंपटीशन का सामना होता है तो उसके मुद्दे मुकाबल वो सारे लोग बैठे होते हैं जो टैक्स चोरी कर रहे होते हैं, और टैक्स चोरी करने की वजह से उसके कारोबार को वो वायबल नहीं रहने देते और लामोहला उसे भी टैक्स चोरी ही की रविश इख्तियार करनी पड़ती है, क्योंकि उसने कारोबार करना है, वरना वो कारोबार नहीं कर पाएगा। तो असल मसला जो है वो यहाँ फंसा हुआ है कि हमें जो है वो सबको टैक्स करना है, कोई बच ना पाए। अगर सब पर टैक्स जो है वो इन्फोर्स हो जाएगा तो कोई वजह नहीं है कि कोई शख्स जो है वो टैक्स चोरी करेगा और उसकी चोरी की तरफ माइल होगा। सारे टैक्स एक ही तरह का अदा कर रहे होंगे तो किसी को नुकसान भी नहीं होगा, नुकसान भी नहीं होगा। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच। मोहम्मद नईम मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे और जरगाम वराइश साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। हमें ब्रेक लेनी है, हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं। वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे के हवाले से बिलाखिर हम बात करने वाले हैं। कराची यूनिवर्सिटी में एक मुकाबला करवाया गया जी, जिसमें मुख्तलिफ तालिब इल्मों ने शिरकत की और अपनी अपनी शानदार जो इनोवेशंस हैं उसको प्रेजेंट किया। इन्हीं तालिबों में से एक की मुलाकात हम आपसे करवा रहे हैं। इकरा खान आज हमारे साथ मौजूद हैं जी। इन्होंने एक जदीद प्राइमरी पैकेजिंग डिज़ाइन तैयार किया है जिसमें एक मल्टी सेंसिटिव कलर चेंजिंग मॉनिटर है। ये इंडिकेटर जो है दवाइयों के दर्जा हरारत को, जो नमी का तनासुब है, ऑक्सीजन है, रोशनी, इसको मॉनिटर करता है। इकरा से मज़ीद इस प्रोजेक्ट के हवाले से, इस कंपटीशन के हवाले से बात करते हैं। इकरा, थैंक यू वेरी मच, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप?
गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। इकरा, सबसे पहले तो मुझे इस कंपटीशन के हवाले से बताएं, ये कराची यूनिवर्सिटी में हुआ और आपने अपना जो प्रोजेक्ट है इसमें कितने टीम मेंबर्स थे, क्या चीज़ प्रेजेंट की? जी, तो वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे कराची यूनिवर्सिटी फार्मेसी साइंस क्लब के थ्रू जो है हर साल ऑर्गेनाइज करवाया जाता है, जिसके कंपटीशन फार्मा कैनवस द आर्ट ऑफ पैकेजिंग, इसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था अपनी टीम मेंबर्स के साथ, जिसकी टीम लीड अरीशा आसिफ थी। हमने जो है एक इनोवेटिव पैकेजिंग डिज़ाइन बनाया है, जिसके थ्रू हम रियल टाइम में मॉनिटर कर सकते हैं कि दवाई जो मरीज तक पहुंची है वो इस्तेमाल के काबिल है या नहीं है, क्या उसकी स्टोरेज कंडीशंस प्रॉपर रखी गई हैं या नहीं, और इस हवाले से और फिर वो दवा इस्तेमाल करने के काबिल रहती है या नहीं। ठीक है इकरा, ये कैसे काम करता है? बेसिकली इसके अंदर हमारे पास इंडिकेटर्स का एक ब्लेंड मौजूद है जो कि सेंसिटिव है टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और लाइट से। ये ब्लेंड जो है एक थ्रेशोल्ड के ऊपर, वो टेम्परेचर जिस पर ड्रग डिग्रेड होने के चांसेस हैं, उस टेम्परेचर पर और उस ह्यूमिडिटी के ऊपर ये इरिवर्सिबल कलर चेंज करने की सलाहियत रखता है। तो जब अगर देखें, पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली मैं कहना चाहूंगी कि सप्लाई चेन इतनी ज्यादा रेगुलेटेड नहीं है। होता ये है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर तो तमाम स्टेबिलिटी कंडीशंस को, तमाम प्रोटोकॉल्स को सही तरह से फॉलो किया जाता है, लेकिन जब इंडस्ट्री से ये मेडिसिन निकल कर आ जाती है सप्लाई चेन के पास, डिफरेंट फार्मेसीज के अंदर, मेडिकल स्टोर्स के अंदर, तो वहां पर इसकी जो प्रॉपर एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं इनको मेंटेन नहीं रखा जाता। हमारे पास जो ड्रग्स होती हैं ये टेम्परेचर की वजह से डिग्रेड हो सकती हैं, या ह्यूमिडिटी अगर इनको प्रॉपर ना मिले, जिस ह्यूमिडिटी लेवल पर, जिस रेंज पर ड्रग को जो है स्टेबल रहना है, ये कंडीशंस इसको ना मिले, तो होता ये है कि मेडिसिन के अंदर जो मॉलिक्यूल जो कि इंटेंडेड इफेक्ट देने की सलाहियत रखता है, वो उस मॉलिक्यूल के अंदर कुछ ऐसे केमिकल चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से वो ड्रग जो है अपना इंटेंडेड इफेक्ट दे नहीं पाती। इसके अंदर, इसके अलावा केमिकल स्ट्रक्चर के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस भी आ सकते हैं जिसकी वजह से ड्रग इफेक्ट ना देगी, साथ साथ साइड इफेक्ट्स भी कॉज कर सकती है, जो कि बहुत ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो असल हमारा इस इनोवेशन का मकसद ये था कि जब दवा मरीज के पास जा रही है, अनफॉर्चुनेटली हमारी फार्मेसीज और मेडिकल स्टोर्स के अंदर फार्मासिस्ट नहीं मौजूद, वहां पर एक लेमैन मौजूद है जिसको नहीं मालूम ना उसके अंदर ये काबिलियत है कि वो दवा को देखकर इस बात को परख सके कि दवा मरीज को देने के काबिल है या नहीं है। तो हमारी इनोवेशन बेसिकली ये करेगी कि जब एक मरीज के हाथ में ये दवा मौजूद होगी तो वो इन इंडिकेटर्स के कलर चेंज के जरिए ये अंदाजा लगा सकता है कि ये दवा जो उस तक पहुंची है वो स्टेबिलिटी कंडीशंस के ऊपर मेंटेन नहीं रखी गई है, उसका टेम्परेचर प्रॉपर नहीं रखा गया, उसकी ह्यूमिडिटी प्रॉपर नहीं रखी गई, वो लाइट से एक्सपोज थी, जिसकी वजह से वो ड्रग कलर चेंज करने की वजह से उस इंडिकेटर के अब सस्पिशियस हो चुकी है। इट नीड्स अ रीटेस्टिंग। तो होता यह है कि जब तक फार्मेसी के अंदर, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर मेडिसिन मौजूद है, तमाम प्रोटोकॉल्स फॉलो हो रहे हैं, लेकिन एक दवा जब मार्केट में आ गई है तो उसके बाद कोई भी टेस्ट परफॉर्म नहीं किया जाता जिससे ये अंदाजा हो सके कि वो दवा इंटेंडेड इफेक्ट देगी या नहीं देगी। ठीक है। तो बेसिकली ये एक हमारे पास जो है इनोवेशन इन तमाम मसाइल का एक बेहतरीन सद्जवाब जो है वो साबित हो सकती है, जो कि ये इंडिकेट करेगी कि इसकी स्टेबिलिटी कंडीशंस को प्रॉपर नहीं रखा गया है और अब जो है इसको एक रीटेस्ट की जरूरत है, और हो सकता है कि ये दवा इंटेंडेड इफेक्ट ना दे, सब थेरेप्यूटिक हो चुकी है ये, और ये साइड इफेक्ट्स भी कॉज कर सकती है। ठीक हो गया इकरा, बड़ा अच्छा बोलती हैं, मुझे आपने बहुत बेहतरीन अंदाज में समझा दिया। मेरे ख्याल से तमाम देखने वालों को भी समझ आ गई होगी कि इकरा ने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए जैसे एक्सप्लेन किया है अपने प्रोजेक्ट को, और डेफिनेटली ये बात बिल्कुल ठीक है और दुरुस्त है कि जब हम फार्मेसीज पे जाते हैं तो हमें नहीं आइडिया होता है कि जो मेडिसिन हम ले रहे हैं उसकी क्वालिटी, उसका इम्पैक्ट या उसका साइड इफ़ेक्ट्स हम पर हो सकता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स गोइंग टू बी अ वेरी रेवोल्यूशनरी इन द वर्ल्ड ऑफ मेडिसिन। सो इकरा, थैंक यू वेरी मच कि आपने में ज्वाइन किया, बड़ा ज़बरदस्त आपका प्रोजेक्ट है। आई होप कि आगे ये कमर्शियली भी आप इस पर वर्किंग करें और ये हमारे काम आए।
इसके साथ साथ जी इसी मुकाबले का जिक्र करते हैं जहां पर हमारे साथ एक और स्टूडेंट मौजूद हैं, दुआ, जिन्होंने एक ऐसा रोबोट तैयार किया है जो कि रोबोटिक मेडिसिन रिमाइंडर है। इन्होंने जी मेडी बडी का नाम दिया है और ये मरीजों को, केयर टेकर्स को, मेडिकल हेल्थ एक्सपर्ट्स को आप उनकी लाइफ को थोड़ा इजी कर सकता है। इनकी सादा और आसान इस्तेमाल के लिए जो इंटरफेस है, दुरुस्त दवाई की तकसीम है, बर वक्त रिमाइंडर्स की मदद से जो ये रोबोट है ये सही वक्त में और सही मिकदार में दवाइयाँ देने में हेल्प करेगा। ख़ास तौर पर ये बच्चों और बुजुर्गों के लिए बड़ा हेल्पफुल हो सकता है। दुआ हमारे साथ मौजूद हैं जी, दुआ से भी ज़रा बात कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच दुआ, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ दुआ। मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। आई होप कि मैंने इसका नाम सही बोला है, मेडी बडी, राइट? यही नाम रखा है आपने रोबोट का? ओके, यही नाम है, वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, अब जैसे हमें इकरा से बड़ा अच्छा लगा सुन के कि जो उनके ग्रुप ने बनाया था, मुझे थोड़ा सा अपने इस रोबोट के हवाले से एक्सप्लेन करें, हाउ डज इट वर्क, क्या चीज़ें हैं और ये जो रिमाइंडर देता है मेडिसिन का सही वक्त पर सही इस्तेमाल। बेसिकली अभी जैसे आपको भी आइडिया होगा कि जिस तरह से इतने ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं, सबसे ज़्यादा मेडिसिन में जो 2 इश्यूज़ आते हैं, ये आते हैं कि हम आजकल जिस तरह से वक्त गुजरता जा रहा है, माशाल्लाह हर जो लड़की है एक वर्किंग वुमेन बनती जा रही है, इंडिपेंडेंट वर्किंग वुमेन, तो वो अक्सर अपनी लाइफ को ना बैलेंस करने की कोशिश करती है, प्रोफेशनल एज वेल एज पर्सनल लाइफ। तो उसमें ये बहुत एक बड़ा रोल प्ले करेगा इस तरह से कि आप अगर आप वर्किंग वूमेन भी और अगर आप इतनी ज़्यादा कंटिन्यूसली मीटिंग में बिजी भी रहती हैं और अगर फॉर एग्जांपल आप नहीं करना चाहती हैं बट एक्सीडेंटली आपका अपने बच्चे का डोज मिस हो जाता है, तो आप बाद में बहुत रिग्रेट करती हैं। और हमें ऐसा लगता है कि डोज मिस हो जाना इतनी बड़ी बात नहीं है, बट ये बड़ी बात है। अगर आपका फॉर एग्जाम्पल आपको 2 बजे एक डोज लेना है और अगर वो मिस हो जाता है तो आप वो 4 बजे नहीं ले सकते। हर मेडिसिन का एक स्पेसिफिक टाइम होता है, इसी वजह से मेडी बडी आपको हेल्प करेगा आपका डोज एक्यूरेट टाइम पे लेने के लिए और एक्यूरेट डोज पे लेने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आपको 2 बजे डोज लेना है, 4 बजे लेना है, रात के 10 बजे लेना है, तो पेरेंट्स जाने से पहले इसमें रिमाइंडर फिक्स कर देंगे, अलार्म, कि आपको 2 बजे लेना है, दोपहर में 4 बजे लेना है, रात को 10 बजे लेना है, और एग्जैक्टली टाइम पे इसका अलार्म रिंग करेगा तो बच्चे को पता चल जाएगा कि उसे डोज लेना है, या फिर उसके अटेंडी को पता चल जाएगा उसके डोज का टाइम हो चुका है। और इसमें एक और फीचर भी हमारा है जो कि बहुत बड़ा इशू होता है कि जिस तरह से आपको भी आइडिया होगा कि बॉक्सेस सिरप्स के बॉक्सेस के पीछे लिखा हुआ होता है कि 1 टेबल स्पून लेना है आपको, राइट? और एज पाकिस्तानी हमारे घर में स्पून्स का लेवल बिल्कुल अलग है। कोई टी स्पून को टेबल स्पून कंसीडर कर रहा होता है, कोई टेबल स्पून को वोकैबुलरी थोड़ी खराब है, टेबल स्पून, टी स्पून इसकी। बिल्कुल यही इशू, मेजर इशू आ जाता है जिस वजह से एक्यूरेट डोज नहीं मिल पाती। तो ये सबसे बड़ा बड़ी जो हमारा सेकंड फीचर इसके अंदर है एक्यूरेट डोजिंग का, जिसमें एक्यूरेट डोजिंग आपको मिल जाएगी, बिल्कुल एक्यूरेट आपको टाइम भी मिल रहा है, एक्यूरेट डोजिंग भी मिल रही है। प्लस आपको एक और चीज़ भी है, ये तो बच्चों से रिलेटेड हो गया, अब एल्डरली पेशेंट की तरफ आते हैं। जैसे से एज बढ़ती है 2 चीज़ इफेक्ट होती है, मेमोरी और आईसाइट। अब मेमोरी इफेक्ट होगी तो डोज टाइम पे लेना भूल जाएंगे, मेडी बडी आ गया फिर से आपको डोज याद दिलाने टाइम आपका। सेकेंड, साइट, अगर साइट वीक हो जाएगी तो इशू क्या होगा, एक्यूरेट डोज नहीं निकाल पाएंगे, ये इशू होगा तो मेडी बडी फिर से आ गया आपकी हेल्प करने। तो एक्यूरेट डोज और एक्यूरेट टाइम के साथ ये 2 फीचर अभी हमने फॉर एग्जाम्पल फॉर नाउ बीइंग इंट्रोड्यूस किए हैं इसके अंदर, बट हमारे फ्यूचर प्लान्स और बहुत सारे इसमें फीचर्स हम कर रहे हैं, अभी इस पे काम कर रहे हैं। बेसिकली हम, मेरी एक बहुत अच्छी टीममेट है मरियम, वो कोडिंग में माशाल्लाह बहुत अच्छी है, उन्होंने इसकी सारी कोडिंग डील करी है, वो इसका एक कोर पार्ट है। तो इस तरह से हर एक टीममेट ने मेरे बहुत अच्छा रोल प्ले किया। प्लस हमारा जो क्लब है, साइंस क्लब है हमारा, फार्मेसी साइंस क्लब, उसका बहुत बड़ा रोल है कि उसने एक प्लेटफॉर्म दिया ताकि हम ये एक प्रोडक्ट कर सकें, डिस्प्ले कर सकें, बना सकें। इसके अलावा हमारे पास जो हम फ्यूचर प्लान कर रहे हैं इसमें इंट्रोड्यूस करवाने के फीचर, सबसे बड़ा फीचर ये होगा इसमें कि पाकिस्तान में अवेलेबल जितने भी ड्रग्स हैं उन सब का डाटा हम स्टोर करेंगे अपने पास, और उसमें वहाँ पे आपके पास टच पैनल होगा जिसमें आपने जो भी आपकी सिरप बॉटल है, एक डिस्पेंसर सिस्टम, जिस तरह से आपके घर में डिस्पेंसर्स होते हैं उसी तरह से आप सिरप बॉटल को हमारे रोबोट में इंसर्ट कर देंगे और पेरेंट्स जाने से पहले अलार्म्स फिक्स कर देंगे, एक्यूरेट डोज भी इंसर्ट कर देंगे, और जो भी सिरप बॉटल लगाइए आप हमारे टच पैनल पे सिलेक्ट कर लेंगे।
तो आपको उसकी सारी इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी, इंडिकेशन, साइड इफेक्ट एटसेट्रा। क्या तो ये बात है। आपका मल्टीपर्पज काम करेगा। मतलब हमें ये बात है कि आइंदा आने वाला फ्यूचर जो है रोबोट्स का है और हमें दवाइयों से लेके एवरीथिंग। सो दुआ, और मैं आपको एक बात ऐड करना चाहती हूँ, जितने लाइवली तरीके से आपने अपने इस रोबोट्स के हवाले से बताया ना और एक्साइटमेंट से, आई वांट कि जब भी आप इसको कमर्शियल लेवल पे लेके जाएं, आपने इसके ऊपर जो जिंगल बनाने ना वो इसी लैंग्वेज या इसी टोन में बनाना है, ताकि आप इसको प्रॉपर्ली सेल कर सकेंगी। और ये बहुत अच्छी चीज़ है एंड आई एम सो ग्लैड कि आप जैसे स्टूडेंट्स इस थॉट के साथ, इस ब्रेनस्टॉर्मिंग के साथ इस तरह के आइडियाज़ को लाते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। और बहुत ज़बरदस्त आपका प्रोजेक्ट है। इकरा की तरह आपके लिए भी बहुत सारी दुआएं कि आप इसको प्रॉपर्ली कमर्शियल लेवल पे एग्जीक्यूट कर पाएँ एंड आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। दुआ और इकरा हमारे साथ मौजूद थी जी। वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे के ऊपर एक कंपटीशन हुआ जिसमें इन्होंने अपनी टीम्स के साथ मिलकर कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ दिए हैं, चाहे वो रोबोट हो या दीगर चीज़ें हों, उस पर काम किया जा रहा है। सो आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। कमर्शियली अगर ये चीज़ें आती हैं तो डेफिनेटली रेवोल्यूशन होगा। हम ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है। पाकिस्तान में पोलियो वायरस के हवाले से अगर बात की जाए तो सूरत हाल जो है इतनी हौसला अफजा नहीं है। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जी कई केसेस सामने आए हैं। ख़ास तौर पर बलूचिस्तान के इलाके चागी की बात की जाए तो एक बच्ची की माजूरी ने इस मामले की संगीनी या शिद्दत के हवाले से इस मसले को वाज़ेह किया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के मुताबिक जी रवा साल मुल्क में 43 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें बलूचिस्तान का जो ज़िला चागी है इससे पहला केस शामिल है। और ये अदादो शुमार इस बात की निशानदेही कर रहे हैं कि जो वैक्सीनेशन मुहिम है ज़ाहिर है वो अपने तौर पे जारी तो है, लेकिन स्टिल बहुत सारे चैलेंजेस अभी अपनी जगह मौजूद हैं। 28 अक्टूबर से जी 3 नवंबर तक जारी रहने वाली जो ड्राइव है, वैक्सीनेशन ड्राइव, इसका मकसद जो है 5 साल से कम उम्र के 4.5 करोड़ बच्चों को जो पोलियो के बचाव के खतरे हैं उनको पिलाना है। लेकिन इसके साथ साथ पोलियो वर्कर्स की सिक्योरिटी को लेकर जो आम आवाम है उसके ताउन को लेकर बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन इस बात को मेक श्योर किया जाता है, कोशिश कर रही है हुकूमत कि पोलियो का खात्मा किया जाए। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद सलीम प्रियानी साहब मौजूद हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, इनको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये जो पोलियो के हवाले से हम आए रोज़ बात भी करते हैं, डेफिनेटली इस पर बार बार बात होना ज़रूरी है, क्योंकि अब इस वक्त मुल्क के अंदर ड्राइव जारी है पोलियो को लेके मुहिम 28 से 3 नवंबर तक, लेकिन स्टिल केसेस का रिपोर्ट होना, आवाम को अवेयरनेस देना, स्टिल दीज आर द चैलेंजेस वी आर फेसिंग राइट नाउ। जी वालेकुम अस्सलाम। पहले तो मैं पब्लिक टीवी का बहुत बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ मदऊ करके इस मुहिम का एक हिस्सा बनाया है। और बिल्कुल आपने सही कहा कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि एक वक्त था कि पाकिस्तान में सिर्फ आज से 3 साल पहले सिर्फ एक केस नमूदार हुआ था पूरे साल में, और ये एकदम से बढ़ के जो है 43 केसेस यानी 43 केसेस जो है वो इस मुल्क में नमूदार हुए हैं। और अब जो तशवीश की बात ये है कि उन जगहों से भी एक एक केस हमें मिला है जहाँ पे पहले पोलियो बिल्कुल नहीं था। मिसाल के तौर पे चागई है और नौशेरा है KPK में, यहाँ पे पहले पोलियो का वजूद ही नहीं था, लेकिन वहाँ से भी अब एक एक केस मिला है। इसका मतलब है कि ये जो नकल मकानी हो रही है लोगों की, पर्टिकुलरली क्योंकि सिर्फ 2 मुल्क जो है इसमें इस वबा से जो है वो मुतासिर है, जिसमें अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान है। तो हमारे दरमियान जो बॉर्डर से इतनी ज़्यादा नकलो मकानी हो रही है कि जिसकी वजह से ये पोलियो वायरस का फैलाव तेज़ी से हो रहा है, और 43 केसेस का मतलब ये है कि हमारी इंटायर पॉपुलेशन जो है वो अफेक्ट हो सकती है। ठीक हो गया। अच्छा, जैसे आपने कहा कि ये नकल मकानी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन इसके साथ साथ डॉक्टर साहब अब एक मसला ये भी है कि पीपल आर स्टिल रिलक्टेंट, वो अपने बच्चों को कतरे नहीं पिलाते हैं। पोलियो वर्कर्स अपनी जान जोखों में डाल के उन इलाकों में जाते हैं, और कोऑपरेशन का भी मसला है, फिर अवेयरनेस का मसला है, बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स भी अपनी जगह मौजूद हैं।
बिल्कुल आपने सही फरमाया, क्योंकि 94 से ये मुहिम शुरू हुई है और आज 11 साल हो गए। अगर 11 साल में भी हम अपने आप को ना समझा सके हैं, या इसमें हो सकता है कि समझाने वाले का कसूर है कि उस अंदाज से इस चीज़ को प्रोपेगेट नहीं कर रहे, अपने मैसेज को फैला नहीं रहे, कि जो है जिसकी वजह से जो है हम इसमें एक कामयाबी हासिल कर सकें। और वो अनासिर जो कि इसको जो है गलत तरीके से सोशल मीडिया को यूज़ करके इसके ख़िलाफ़ जो मुहिम चला रहे हैं वो हमसे आगे हैं। तो इसका ये बहुत बड़ा चैलेंज है और इसको फेस करना, ये हम जो है ऑडियो, आपके सोशल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है और विजुअल मीडिया जैसे टीवी है, रेडियो है, इनसे हम इन चीज़ों की आगाही पहुंचा सकते हैं। हम कॉन्फ्रेंसेस कर सकते हैं, हम डिफरेंट सेमिनार्स कर सकते हैं लोगों के घर। अब जिस एसोसिएशन से मेरा ताल्लुक़ है, पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन में उसका जनरल सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुका हूँ, तो हम लोगों ने घर घर जाके भी जो है डॉक्टर्स हजरात अपने मसरूफ़ वक्त निकाल करके, मसरूफियत से वक्त निकाल के घर घर जाके भी लोगों को समझाया है और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब मसला कहाँ पे है? वही आपने भी पहले बात की कि शायद हम सही से कन्वे नहीं कर पा रहे, या हमने तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड नहीं लिया, बिकॉज रिलीजियस फैक्टर हो, पीयर प्रेशर हो, दीगर मामलात हो, मिसकंसेप्शंस हो, टैबूज़ हो, ये सारी चीज़ों को ब्रेक करना आसान नहीं है। और उन लोगों के लिए स्पेसिफिकली जो शायद इतने ज़्यादा एजुकेटेड भी नहीं है और फिर वो समझते हैं या उन्होंने इधर उधर से कुछ सुन रखा है, तो कैसे किया जाए? किस तरह से इसको मज़ीद हम स्मूथ करें कि हमारे बच्चों को कतरे मिलें और वो पिएँ पोलियो से बचाव के? जी बिल्कुल, जो रिलीजियस स्कॉलर्स की बात की है तो उनको भी जो है EPI प्रोग्राम ने जो है ऑन बोर्ड लिया है। वहाँ पर भी जो है हमारे मुफ्ती हजरात ने बार बार जो है टीवी पर, प्रिंट मीडिया पर, रेडियो पर, सब जगह पे जो अपने मैसेजेस कन्वे किए हैं। मेरे ख्याल में जो है हमारा जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि वो उन लोगों को कन्वे करना जिनके ब्रेन वॉश हो चुके हैं इस मामले में, उसको जो है टारगेट करना बहुत ज़रूरी है और उनको किसी आसान लफ्ज़ों में जो है उनको ये चीज़ें समझाना बहुत ज़रूरी है। और ये टास्क कहने को तो बहुत ही ईज़ी लगता है, लेकिन इसको अचीव करना बहुत मुश्किल भी है, क्योंकि उनको समझाना वो कहते हैं ना, भैंस के आगे बीन बजाने की तरह है। यस सो राइट। इन देन डॉक्टर साहब, हमारे प्लेटफॉर्म से पोलियो को लेकर, इसके कचरों को लेकर, पोलियो वर्कर्स को लेकर आप कोई भी मैसेज पब्लिक के लिए देना चाहें? देखिए, मैसेज तो हमारा एक ही है कि खुदारा आप अपने बच्चों, इन जो है अफवाहों पे जो है कान ना धरें और अपने बच्चों को जो है वो पोलियो के कतरे पिलाएं। सिर्फ 2 कतरे हैं और लोगों का ये भी सवाल होता है कि कितनी दफ़ा पिलाएं, ये बार बार क्यों पिलाए जाते हैं। इसका कोई नुकसान एज सच नहीं है और जितना आप पिलाएंगे इतनी आपकी क़ुव्वत मदाफ़त उस बीमारी के ख़िलाफ़ बढ़ती जाती है। तो बार बार पिलाने से कोई मसला नहीं है। दूसरा जो सवाल इन लोगों का अहम होता है वो ये कि कोई नस्ल कशी की जा रही है, तो ऐसा भी कोई खुदा ना खास्ता कोई ऐसा इसमें अंसर शामिल नहीं है और ये बिल्कुल हलाल कतरे होते हैं और इससे कोई नस्ल कशी नहीं होती। अगर नस्ल कशी हो रही होती है तो दुनिया में इतनी आबादी बढ़ती नहीं। अब तक जहाँ जहाँ पोलियो ख़त्म हो चुका है वहाँ भी आबादी बढ़ती जा रही है। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर सलीम रियानी हमारे साथ मौजूद थे। जी, आप पोलियो से बचाव के कतरे आप अपने बच्चों को लाजमी पिलाएं। अब जाहिर है ये एक ऐसी चीज़ है, ऐसा वायरस है जो आपके बच्चे की पूरी ज़िंदगी को मुतासर कर सकता है, उसको माजूर कर सकता है। और अगर ये केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं तो इस पर काबू पाने के लिए हम सबको मिलकर काबू पाना है। आपके अगर दरवाजे के ऊपर पोलियो वर्कर्स आते हैं उनको वेलकम करें। वो आपके बच्चों के लिए आ रहे हैं, उनका इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो आपके बच्चों को इस वायरस से बचाने के लिए, वो कतरे पिलाने के लिए आते हैं। इसमें एवरीवन सेज, तमाम तर जो एक्सपर्ट्स हैं, रिसर्च है, सब कहते हैं ये सेफ़ है, इससे कोई नुकसान नहीं है। आपके बच्चों को अपने दिमाग से मिसकंसेप्शंस को निकालें, अपने बच्चों की ज़िंदगी को बेहतर करें, उनकी ज़िंदगी को बचाएं। ये पूरी जो कह लें ज़िंदगी और पूरी लाइफ का अलमिया बन सकता है किसी के लिए, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इस हवाले से जी हमने आज सोचा बात की जाए। मेरी आपसे मुलाकात होगी अब मंडे को। कल और परसों आप हमारा बेस्ट ऑफ देख सकेंगे और सोशल मीडिया हैंडल्स पे हमें फीडबैक लाजमी दीजिएगा
कल मंडे तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।